नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी का पाठन होगा। आज की रीडर हैं किरण शर्मा आंटी, जो कि गुरुजी के समय की संगत हैं, और आज को सेशन इनिशिएट करेंगे डॉक्टर नीलम सिंह आंटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम सिंह आंटी, किरण शर्मा आंटी। डॉक्टर नीलम, आप सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आई हुई संगत को भी मेरा जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना तो है ही, और थैंक यू सो मच वासन अंकल। पूरी मल्टीलिंगुअल टीम को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि देखिए, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मतलब यूँ मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जहाँ हम कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में अगर हम इंजॉय करना शुरू कर दे तो नथिंग लाइक दैट। और गुरु जी का ये अंकल को ड्रीम आना कि लाइट ऑफ डिविनिटी जो है वो पढ़वाओ। और देखिए, वो ओल्ड संगत पढ़ रही है, और आई थिंक उसमें हम लोग यही नहीं कि कुछ वही पेज पढ़ रहे हैं या वही हम चीजें पढ़ेंगे। वो खुद संगत आके इनफैक्ट और अपने एक्स्ट्रा सत्संग सुनाती हैं, जो कि हमें कभी शायद सुनने को नहीं मिले थे। सो बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी आई थिंक अब गुरु जी हमें क्या बुलवाते हैं। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑफ डिविनिटी, जैसे गुरु जी ने कहा कि मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब खुद लिखवाया। इनफैक्ट मुझे तो ये चीज बहुत चाम रही कि मतलब आई थिंक पुरानी संगत ये जरूर शेयर करे आगे आकर भी, कि और कुछ कर भी रहे हैं कि एक्चुअल में उस दिन मतलब उस टाइम हुआ क्या था, गुरुजी ने क्यों लिखवाया था। क्योंकि गुरुजी को पता था कि आने वाली संगत जो है वो कैसे जुड़ेगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और आज की रीडिंग के लिए टुडे वी हैव अ किरण शर्मा आंटी। सो आई वेलकम यू किरण आंटी। जय गुरुजी आंटी। किरण आंटी, जय गुरुजी। आई बी ज्वाइनिंग तो। जय गुरुजी ओके, आंटी, किरण आंटी। किरण आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। जी आंटी, अब आई आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है आंटी। हाँ जी, जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल। और शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राने गुरु जी जय के। गुरु जी आंटी। तो हाँ जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राने उनके कि उन्होंने उनके महाग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के सत्संग के पठन के लिए सुरेश जी को ड्रीम में आके 3 बार गुरु जी ने उनको प्रेरित किया कि वो ये शुरू करें, कि जो इसमें जिन्होंने वो सत्संग लिखे हैं वो स्वयं उनको पढ़ें और सारी संगत तक उनके सत्संग उनके ही मुख से सुने जाएं। पर कुछ ऐसे सत्संग हैं जिनमें बाय ए डिवोटी लिखा है, तो उसमें ये नहीं पता कि वो सत्संग किसने लिखा है। तो वो अंकल ने जो सेवा हमको दी है, तो हम उस सेवा को दिल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। जिनके फोन नंबर उपलब्ध नहीं है या जिनका सिर्फ डिवोटी बाय अ डिवोटी लिखा हुआ है, तो ऐसे उनको गुरु जी के दर्शनों का जिन संगत को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे गुरु जी के सत्संग ऐसे अंकल उनको सेवा दे रहे हैं। और उनमें से ही एक सेवा आज मुझे मिली है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो आज की जो सत्संग है उसका टॉपिक है अ मैसेंजर ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर के दूत। तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। I was distressed and shattered when my college going son fell into a depression. For no
apparent reason. Although we took professional help, my thoughts turned to Guruji, about whom I had heard from my daughter. The family of a friend of my daughter used to go to him. अर्थात मैं बहुत ही डिस्ट्रेस थी, शैटर्ड थी, जब मैंने देखा कि मेरा कॉलेज गोइंग सन, बेटा जो है, वो डिप्रेशन में चला गया, जबकि इसके लिए कोई ऐसा अपरेंट रीजन नहीं दिखाई दे रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऑल्दो वी टुक प्रोफेशनल हेल्प, हमने प्रोफेशनल हेल्प भी ली, डॉक्टर्स को दिखाया। माय थॉट्स टर्न टू गुरुजी अबाउट whom I had heard from my daughter. मेरी बेटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तो इसलिए मेरे विचार गुरुजी की तरफ मुड़े कि उनके पास जाते हैं। The family of a friend of my daughter's used to go to him. मेरी डॉटर की फ्रेंड की फैमिली गुरुजी के पास जाती थी, और उन्हीं से मेरी बेटी को भी उनके बारे में पता लगा था और उसने मुझे बताया था। तो मेरे मन में भी ये चाह बन हुई कि हमें उनके पास जाना चाहिए। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, सॉरी अंकल। जय गुरु जी। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि लाइक जैसे इसमें आंटी ने भी पढ़ा अभी कि कैसे वो डिप्रेशन में थी, और क्योंकि उनका कॉलेज गोइंग बेटा जो था वो डिप्रेशन में जा चुका था और उसकी हालत खराब हो रही थी। तो उनको कहीं से गुरुजी के बारे में पता चलता है, और उन्होंने कहा कि जैसे ये उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि देखिए गुरुजी के पास पहुंचना ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जब कहते हैं ना कि वाकई हम हर चीज से हार जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो सिर्फ एक रब दिखाई देता है। और वो कैसे जो है उनकी बेटी ने उनको बताया, और बेटी भी की फ्रेंड के फैमिली जाती थी और उनको बताया। तो ये बात सच है कि जब आप गुरुजी के पास जाते हो तो एक लाइफ में पूरा टर्निंग पॉइंट आपका आ जाता है। और उनकी मर्जी के बिना तो डेफिनेटली हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, बुलावा उनका ही होता है। और यही देखो आंटी, मेरे साथ भी यही था कि जब मैंने भी घर छोड़ दिया था, और बच्चे मेरे बहुत छोटे थे उस वक्त, तो मुझे बस यही था कि क्योंकि मुझे पाल आंटी ने मिलवाया था, और मैं उनका बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। और देखिए कैसे मैं गुरुजी के पास पहुंची हूँ, और कैसे मेरी जो लाइफ है बिल्कुल मतलब एक टर्निंग पॉइंट, जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। सो उसका गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब गुरुजी आपको अपने से जोड़ते हैं तो डेफिनेटली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जितनी भी, जैसे वो आंटी इतनी परेशान थी और उनको लगा कि नहीं मैं शायद यहाँ चली जाती हूँ तो शायद मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। सो गुरुजी के पास पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, और वाकई ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट आई थिंक किसी के लिए भी लाइफ में होगा। सो शुक्राना गुरुजी। तो आगे अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The friend's mother agreed to introduce us to Guruji. She assured me that my son would not lose college time. Guruji would take care of everything. I just wanted my son to be well. His losing a year was not a priority. तो जब हमने बेटी की फ्रेंड की मदर से बात की कि हम गुरुजी के पास जाना चाहते हैं, तो वो तुरंत राजी हो गई, और उन्होंने हमें एश्योर किया कि हमारा बेटा जो है वो उसका 1 साल कॉलेज का बर्बाद नहीं हो, और गुरुजी वो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, गुरुजी हर बात का ध्यान रखेंगे। आई जस्ट वांटेड माय सन टू बी वेल। मैं सिर्फ अपने बेटे को ठीक ठाक देखना चाहती थी, मुझे उसका 1 साल बर्बाद होने की कोई चिंता नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक हो जाए, और हर माँ की यही प्रायोरिटी होती है। हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा
चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो ठीक रहे और उसके आगे उसे कुछ नहीं चाहिए। तो वही यहाँ इनका भी यही ख्याल था कि मेरा बेटा बस उनके पास जाके ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, वही आंटी की देखो गुरुजी के पास पहुंच कर, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि लाइक उस टाइम तो मैं पहुंची थी। मुझे ये सुनकर अपना बेटे का मुझे याद आ गया कि बेटे के स्कूल में भी यही हो रहा था कि उसके साथ काफी प्रॉब्लम चल रही थी, और मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, वो बहुत डिप्रेशन में आ गया था। तो मुझे आज भी याद है कि किस तरह से हमारी लाइफ जो है ना बिल्कुल एकदम अपसेट हो गई थी, और मैं बहुत परेशान थी। तो इनफैक्ट मैं गुरुजी से बात भी किया करती थी, गुरुजी आज बेटे के स्कूल में ये हो गया, आज बेटे के स्कूल में ये हो गया। तो वही है कि जैसे आंटी ने कहा कि डॉक्टर्स ने जैसे कह दिया था कि भाई वो आगे मतलब ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, जो भी था, तो मेरे साथ भी यही रहा। इनफैक्ट मेरे बेटे को भी यही कहा था कि आप वो है प्रोफेशनल हेल्प लो, और हो सकता है उसका कोई साल खराब हो जाए। और देखिए मेरे बेटे का साल खराब हुआ भी, और लेकिन मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ कि इसका साल क्यों खराब हो गया। लेकिन वो भी कहते हैं ना कि सब कुछ अगर हम गुरुजी पे छोड़ दें, इफ एंड बट ना करें, तो वही चीज है कि हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। तो मेरी भी सेम चीज ये थी कि मुझे बस ये था, मेरी प्रायोरिटी उस वक्त ये थी कि साल बेशक खराब हो जाए लेकिन मेरा बेटा ठीक रहे। क्योंकि हुआ ये था कि स्कूल के अंदर जब उसको बहुत क्योंकि वो ना बहुत फास्ट बोलता था, बहुत ज्यादा फास्ट, उसकी स्पीच ना किसी को समझ नहीं आती थी स्कूल के अंदर, और उसको सब कुछ आता था। और टीचर जब कभी क्वेश्चन वगैरह पूछते थे ना उससे, और वो हैंड रेज भी करता था, लेकिन वो इतना फास्ट बोलता था, टीचर को समझ नहीं आता था। और टीचर उसको कह रही थी बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, यू डोंट नो एनीथिंग। तो बच्चे सॉरी, सॉरी संगत जी, मैं एकदम ना मुझे वो सब याद आते हैं कि ना एकदम गला रूम गया मेरा। तो मतलब वो दिन मुझे जब याद आता है तो मेरे अभी भी ना एकदम शरीर में कंपन सी हो जाती है कि कैसे मेरे बेटे ने सब कुछ स्कूल में सहा वो सब कुछ। और टीचर उसको टीचर डांट दिया करती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं किसी बच्चे के घर पे गई तो होमवर्क लेने के लिए, और पता चला तो कहने लगी कि अच्छा तेरे को तो आज 4 थप्पड़ पड़े थे ना, आज तेरे को इतने थप्पड़ पड़े थे ना। तो मुझे लगा कि अरे बच्चे को थप्पड़ किसने मारा, मतलब टीचर तो ऐसे मतलब स्कूल में मारने का मतलब नहीं। तो उसने कहा आंटी ये कुछ भी काम नहीं करता है ना, इसका होमवर्क पूरा होता है ना कुछ होता है, और देखो मतलब टीचर ने उसको थप्पड़ भी मार दिया। तो मैं टीचर के पास गई कि मैम ऐसी क्या बात है कि लाइक बच्चे को इतना वो कहती है कि आपको लगता है कि आपका बेटा ठीक है। तो सोचिए मतलब कितनी बड़ी मेरे लिए बात थी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बच्चे को कहीं दिखा दो या कुछ कर दो। तो डेफिनेटली मैं तो सीधा शाम को गुरुजी के पास पहुंच गई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, और आज स्कूल में ये बात हो गई, टीचर ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। गुरुजी सुनते रहे, 3 महीने लगातार गुरुजी सुनते रहे, मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, और इनफैक्ट इग्नोर कर देते थे। और मुझे बहुत रोती थी कि मैंने गुरुजी से तो कुछ भी मैं ऐसी चीज नहीं मांग रही हूँ, और गुरुजी लाइक ऐसे क्यों मतलब मेरे से बात नहीं कर रहे हैं ठीक से। और लेकिन वो गुरुजी जानते थे ना कि पीरियड मतलब वो कैसा था कैसा नहीं था, और कैसे वो चीज निकालनी थी। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि इसको इनफैक्ट जो था जब 9th में इसको फेल कर दिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, तो रीजन यही बताया था कि इसकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, क्योंकि उनके पास कोई और रीजन नहीं था। और देखो लेकिन जब मुझे बाद में पता चला, क्योंकि इसकी कोई टीचर मेरी पेशेंट थी, तो मुझे कहती है कि आपको पता है आपके बेटे को क्यों डिटेन किया है, क्योंकि उनको पता था कि इनका स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। और देखिए कि मतलब इसको हम इसलिए आगे वो नहीं करेंगे। अब देखो आंटी कितना गुरुजी का कहते हैं, मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कहते हैं ना आप जब उनपे सब छोड़ देते हो तो वो सब कुछ हैंडल करते हैं। और तभी उस टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और मैं बहुत परेशान थी कि अब जाके मैं किससे बोलूंगी, क्योंकि उस टाइम हमें लगता था कि आ, आप ही समझ सकते हो कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो लगता था कि वैसे तो हम डायरेक्टली बात करते थे, छोटी छोटी बात गुरुजी को डेली बताते थे, लेकिन अब किसको बताएंगे। बट लेकिन वो आज साक्षात आज भी निराकार रूप में वो अब और ज्यादा इनफैक्ट हमारी चीजें पूरी कर सकते हैं, और ज्यादा सुनते हैं। वो सुनते तो तभी भी थे। तो हुआ ये कि टीचर ने जब मुझे बताया तो मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी ये बताओ, तो अगले साल तो फिर बोर्ड आएगा, और अगले साल फिर बेटे को ऐसे डिटेन कर लेंगे, तो मेरा बेटा कभी 10वीं पास भी होगा कि नहीं होगा। सोचिए ये मेरे वर्डिंग्स थे। और आंटी आप मानोगे अगर आपको सबको याद हो कि उस वक्त एक बार सीबीएसई का रूल चेंज हुआ था कि बोर्ड्स खत्म हो गए थे, और जो दूसरा वो कुछ और प्रोग्राम उन्हें शुरू किया था। और देखिए कैसे अब क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ही खत्म हो गए हैं, और डेफिनेटली फिर मेरे बेटे को नेक्स्ट क्लास में तो फिर आना ही था क्योंकि बोर्ड्स खत्म हो गए थे। तो कितना शुक्राना करूं मैं गुरुजी का
कि जस्ट इमेजिन कि शायद मेरे पता नहीं बेटे के कितने साल खराब होते कि गुरुजी ने सोची बोर्ड्स ही खत्म कर दिए। आई थिंक इससे ज्यादा हमारे इतने अच्छे रब हमें कहाँ मिलेंगे। और जो पल पल हमारी सुनते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। गुरु जी हमेशा हर पल अपनी हर संगत के साथ रहते हैं, आपके साथ, हाँ जी, हाँ हमारे जी। साथ, बाकी भी सारी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। और हर एक के सुख दुख में हमेशा वो साथ खड़े हैं। और हाँ जी, हमेशा हम मतलब कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम अकेले हैं। अगर हम ये सोचते हैं तो ये गलत है, क्योंकि गुरु जी तो हर पल हमारे साथ है। हमारी हर थॉट उन तक पहुंचती है। हम जो भी सोचते हैं, हम जिस भी सुख में हैं, उसका भी हमें शुक्राना करना है उनका। और अगर कोई दुख आया है तो भी हमें उनका शुक्राना करना है, क्योंकि वो भी उन्हीं बिल्कुल की आंटी, मर्जी बिल्कुल। से आया। कर्मास तो आंटी हमारे ही है ना। तो हम्म। शुक्राना है महाराज का बहुत बहुत। और अब आगे हाँ जी। बढ़ते हैं। Guruji was extremely kind during my first meeting with him. Once he assured me that things would be okay, I relaxed. With Guruji's blessings, my son made a slow but steady improvement. एक तो गुरुजी के पास जाके जैसे इन्होंने कहा कि आई रिलैक्स्ड, तो सच में हम सभी, सारी संगत, आप, हम सभी रिलैक्स हो जाते हैं। और मैं भी पहली बार ही जब हम जी के पास गए थे, तो वहां जाके जितनी शांति महसूस हुई थी, तो ऐसे लगा था कि ये तो वो जगह है जहां मैं रोज आ सकती हूँ, हर समय आ सकती हूँ। जबकि उससे पहले कभी किसी गुरु के यहाँ नहीं गए थे और ना ही कोई पूजा पाठ करती थी मैं। लेकिन वहां जाके जो पहले दिन शांति का अनुभव हुआ, तो लगा कि ये वो जगह है जहाँ रोज आया जा सकता है। और मैं बहुत ही रिलैक्स्ड फील, सच में मैं भी वैसा ही फील कर रही थी जैसा इन आंटी ने फील किया। कि उन्होंने, जब गुरुजी ने उनको एश्योर किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो रिलैक्स हो गई। और मेरी तो गुरुजी से उस दिन फर्स्ट डे कोई बात भी नहीं हुई थी, पर वो जो शांति का अनुभव हुआ था और जो पीस मिली थी दिल में, तो उसी से लगा कि ये वो जगह है जहाँ रोज आया जा सकता है। और सच में हाँ जी, आंटी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चारों दिन जाना शुरू कर दिया था गुरुजी के पास। और हाँ पहली जी। बार जब गुरुजी के पास गए, तो उसी दिन रात को सपने में आके कुछ ने कहा, हुन फिकर ना कर, गुंजन भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो वाह, गुंजन जय बेटे गुरु का जी। नाम है, बच्चों की, बेटे की बात हो रही है, तो उसी की बात ध्यान में आ गई कि सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि गुंजन भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो हाँ जी। हेल्थ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन दिनों वो जिस भी एयरलाइंस में काम कर रहा था, क्योंकि नया नया निकला था अपना कोर्स करके, तो इस तरह से कोई हम्म। उसको परमानेंट जॉब तो नहीं मिली थी। बट जिस कंपनी ने उसे जॉब दी, दे सेड कि हम आपको जॉब तो देंगे, लेकिन वी विल नॉट पे, ये आपकी मर्जी है, आप करो या नहीं हो। देन ही आस्क्ड मी कि क्या करूं मम्मी। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फील्ड का एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन करो। तो जब हम गुरुजी के पास गए, तो उसे 1 साल हो गया था विदाउट पे जॉब करते हुए। तो गुरुजी ने, देखी, सबसे पहले यही लाइन बोली कि हुन फिकर ना कर, गुंजन भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो ठीक जाएगा। है। और एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि गुरुजी जो कहते हैं वो तो होता ही है। अक्षरशः सत्य है ये कि गुरु जी के मुख से निकले वचन ब्रह्म वाक्य होते हैं, और वो होता ही है। विद इन डेज की दूसरी कंपनी में जॉब लग गई विद पे। और आफ्टर 2 मंथ्स किसी और कंपनी में। और इस तरह से गुरु जी ने उसके कैरियर में एकदम से उछाल लेकर आए। और शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। ये आंटी सच में बात है कि जो आंटी ने फील किया, जैसे आपने फील किया, कि मैं भी जब डे वन वहां गई, जैसे मेरा झगड़ा हो गया था अपने हस्बैंड से, मैं बच्चों को लेके वहां पहुंची, तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे गुरु हैं, कौन है, क्या नहीं है। क्योंकि देखिए, एक महरौली में अचानक आप रात को इतने बजे चले जाते, मतलब आप जाते हो वहां पर,
सिर्फ किसी और के भरोसे कि भाई हाँ वो भगवान बोलते हैं। लेकिन ऐसा देखा है तो कलयुग में हम इस बात को इजीली नहीं मानेंगे कि सच्चों के भगवान बैठे हैं वहां पे। तो देखिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंची और जैसे ही बस गुरु जी को मैंने माथा टेका तो गुरु जी ने कहा तू होर दस तेनू की चाहिदा। तो जब वो गुरु जी ने बोला, मतलब मेरे अंदर ऐसा वो चीज उतरी और मैं बिल्कुल सुकून से भर गई, इतना रिलैक्स हो गई कि मैं जो यहाँ आई हूँ ना बिल्कुल ठीक जगह पहुंची हूँ। और देखिए, क्योंकि डे वन था, बच्चे मेरे इतने छोटे थे, तो हुआ ये था कि बच्चे पहले नीचे बैठे हुए थे ग्राउंड फ्लोर पे। और उसके बाद उन्होंने बच्चों को उठाया और ऊपर, अब मुझे नहीं पता उन्होंने बच्चों को कहाँ भेजा। लेकिन मैं इतनी रिलैक्स थी कि बच्चे यही कहीं होंगे। तो देखो, नई जगह पे जाते हो डर लगता है कि बच्चे पता नहीं कहाँ है। इतने, बेटी मेरी 4 साल की थी, बेटा 9 साल का था। लेकिन मैं आराम से वहां बैठी रही गुरु जी के आगे। और बच्चों को उन्होंने कहाँ बिठाया कहाँ नहीं बिठाया मुझे कुछ नहीं याद। मैं इतना गुरु जी में खो गई थी कि मैं बस आप समझ सकते हो आंटी कि उस वक्त जब गुरु जी को हम देखते थे, गुरु जी का वो जो नूर था, गुरु जी के पास जब हम जाते थे मतलब इतना वो एहसास अलग ही है। मतलब मैं इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। जो गुरु जी के टाइम हमने गुरु जी को देखा, गुरु जी से बातें की, गुरु जी को टच किया, गुरु जी के चरण छुए। सच में जैसे आंटी ने भी उन्होंने लिखा है कि वो इतना ज्यादा रिलैक्स हो गई थी। और डेफिनेटली मतलब वो रिलैक्सेशन आप भी फील करते हो, मैं भी फील करती हूँ। और इनफैक्ट वही नहीं, आज आप देखो जो नई संगत भी है वो गुरु जी से जब जुड़ती है तो डेफिनेटली वो भी कितना रिलैक्स कर रही है। मतलब मेन यही है कि नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं, बेसिकली जुड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। कि जैसे वो अब हम जुड़ते हैं, है ना, जुड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत शुक्राना। जी, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस माय सन अपीयर्ड फॉर हाफ एग्जाम्स। तो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार मेरे बेटे ने आधे पेपर्स दे दिए। द कॉलेज अलाउड हिम टू अपीयर फॉर द रेस्ट आफ्टर अ मंथ। और 1 महीने के बाद कॉलेज ने बाकी के पेपर्स भी उसके ले लिए। So he obtained good marks by the grace of God and Guruji. My son recovered within a month. तो अब उसने सारे पेपर्स भी दे दिए और उसके बहुत अच्छे नंबर भी आए। और by grace of God and Guruji, Guruji himself is God. So by his grace, my son recovered within a month. 1 महीने के भीतर भीतर उनका बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरु जी महाराज की इतनी कृपा रही कि आंटी ने, जिन्होंने ये सत्संग लिखा है, उनका बेटा 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसका गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। और अब यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि गुरु जी कई बार तो एकदम से कृपा कर देते हैं। कई लोग कहते भी थे हमें सालों हो गए आते हुए, लेकिन वो तो कल आया था, आपने आते ही उस पर कृपा कर दी। तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी कोई पार्शियलिटी करते हैं। ये हाँ हमारे जी, कर्मा, हमारे कर्मों के अनुसार ही बिल्कुल गुरु ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है आंटी अपनी, हाँ जी। आंटी, जो हमने कर्मास किए हैं उनका 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। बाकी जो वो 10% भी अगर हमारे बहुत ज्यादा है, तो जब तक हम वो नहीं भुगत लेंगे तो तब तक हम हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा तो हमेशा बरसती रहेगी। लेकिन तो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे हम लोग देते फिर अपने। रहेंगे उन दुखों को सहन करने की। और हाँ जी, हाँ हमें जी। उनका भी शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। इसी जन्म में आप हमारे सारे कर्मास को कटवा लेंगे तो उसका आपको बहुत बहुत शुक्राना। तो इस हाँ जी तरह आंटी, से नहीं आंटी बिल्कुल हमें। ठीक कह रहे हो आंटी। हाँ हाँ जी। जी, नहीं, आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि देखो हमारे कर्मा तो हैं ही, क्योंकि हम इस अगर धरती पे आए हैं तो डेफिनेटली हमें कर्म काटने ही है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई दुख तकलीफ आती है ना, पहले मैं जरूर गुरुजी से कुछ बोल दिया करती थी, लेकिन अब मैं गुरुजी को कुछ नहीं कहती। गुरुजी को पता है मेरी तकलीफ के बारे में, जो भी तकलीफ हो रही है, चाहे वो कैसी भी हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसी भी हो। तो गुरुजी को बोल के क्या है कि वो ठीक तो कर देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट आवर कर्मास, तो कर्म तो काटने ही है ना। इसलिए जो जी, तकलीफ आ रही है, इनफैक्ट गुरुजी को बोलना तो कुछ अब हमने छोड़ ही देना चाहिए। उनको सब कुछ पता है, ही इज अ डूअर। और जैसे आंटी ने यहाँ पे ये लिखा कि मेरे को अपने बेटे का सारा याद आ रहा है ये करके, कि कैसे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, कैसे सब चीजें हुई थी। ऐसे मेरे बेटे को बोला गया कि आपने इसको ऐसा करो। अच्छा, उसने 10th निकल गई, उसकी 11th भी निकल गई, तो 12th का, अब देखिए 12th में बोर्ड आ गया। तो फिर वही टेंशन हो गई कि अभी बोर्ड के एग्जाम में कैसे अपीयर होगा। तो हालांकि उसने मेहनत करनी शुरू कर दी थी, और एक टाइम ऐसा था क्योंकि जब इसके मुझे आज भी याद है कि मैथ में इसका 1 नंबर आया था।
तो मेरे को टीचर ने बुला के बोला कि कहते हैं स्पेशली बुलाया, कहते हैं मैडम आप इधर आओ, आप मुझे एक बात बताओ। कि मैंने कहा हाँ जी सर। कहते हैं ये बताओ, मेरी पूरी जिंदगी हो गई और मैंने कभी भी ना आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मेरा हुआ जिसका एक नंबर आया हो। आप सोच सकते हो आंटी कि जिसका एक नंबर आया हो और उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी पढ़ाई के अंदर। और टीचर ने मुझे बुला के कहा तो उन्होंने मेरे को, सब टीचर्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आप इसको ड्रॉप करवा दो। तो मुझे था कि अगर देखो 12th में अगर आप ड्रॉप कराते हो या कुछ करते हो ना, डेफिनेटली साल बहुत खराब हो जाता है आपका। तो अब हुआ ये कि मैंने खैर एनीवे मैंने उसको बहुत मेहनत कराई। और उसके बाद ना जब उसका 12th का बोर्ड का एग्जाम आया, तो मुझे अभी भी याद है जनवरी का टाइम था। और देखिए तो टीचर्स ने मुझे कहा भी कि हम इसको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आप जिद कर रहे हो, या तो उसको आप कुछ और हेल्प लो या कुछ आप कर लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये पूरी मेहनत करेगा, ये कर लेगा। मैंने गुरुजी के आगे बहुत अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज इसका एडमिट कार्ड मिल जाए। फिर टीचर बहुत हेल्प कर रही थी हमें, जैसे इकोनॉमिक्स की टीचर। तो उसने मुझे कहा कि मैम देखो, अगर इसकी प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए ना, तो इसको हम आगे जाने नहीं देंगे। और अगर इसके नंबर ठीक आ गए तो डेफिनेटली, आपको पता है प्री बोर्ड्स किस लिए होते हैं, आपको बीइंग अ टीचर भी पता है। और कि बच्चों को उसमें मतलब छांटा जाता है। और फिर पेरेंट्स को बुला के कहा जाता है कि मेरी मम्मी भी टीचर रह चुकी हैं, तो मुझे याद है वो पेरेंट्स को बुला के बोला करते थे कि अगर बच्चा नहीं कर पाएगा तो देखो बेटर है कि वो कोप अप ही नहीं कर पाएगा तो बेटर ड्रॉप करा दो, इससे बजाय कि वो फेल हो जाए। तो फेल होना ज्यादा बुरा लगता है, ड्रॉप करा दो तो लगता है चलो पेरेंट्स ने ड्रॉप करा दिया, कोई रीजन था इस वजह से, बीमार पड़ गया था या कुछ भी था, तो वो इतना बुरा नहीं लगता। तो लेकिन मेरा वो नहीं था, मैंने कहा कि नहीं मुझे तो ना इसको करवाना है। तो मैंने बड़ा गुरुजी से अरदास लगाई। तो खैर एनीवेज इसके देखो उसमें भी जो नंबर थे प्री बोर्ड में भी कम आए। तो टीचर ने मुझे कहा कि देखो मैम, मतलब आप इतनी मेहनती मदर हो, हम आपके बेसिस पे एडमिट कार्ड दे रहे हैं, तो प्लीज इसको और मेहनत करवाओ, मैं भी इसको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी। तो उसके बाद सोचिए जनवरी निकल गया, एडमिट कार्ड आ गया इसका। और आंटी जनवरी निकला, फरवरी निकला, जब मार्च में जब एग्जाम थे ना इसके, तो जब इसका इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, हालांकि इसने बहुत मेहनत करनी शुरू की। और अब देखो जब इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये मुझे आगे कहता है कि जब एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो मुझे कहता है कि मम्मी आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बोल। कहता है मुझे ना इकोनॉमिक्स का ईवी नहीं आता। तो मैं तो आंटी सोचो, बोर्ड सर पर है और मुझे कह रहा है कि मम्मी इकोनॉमिक्स का ईवी नहीं आता। तो और सोचिए कि बोर्ड मतलब दो एग्जाम शायद हो चुके थे, ये थर्ड शायद इसका एग्जाम था, मुझे ठीक से याद नहीं। और 9 दिन का गैप था उसके अंदर, ठीक है 9 डेज का गैप था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो 9 दिन के बाद इसका इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। तो जिस दिन वो एग्जाम खत्म कर कर आया और घर आके मुझे मैंने कहा बेटा तू फटाफट तैयारी कर, अब तो तेरी इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी हो गई होगी, टीचर ने भी तेरे को पढ़ाया है, तेरे लिए हमने ट्यूटर भी रखा हुआ था। तो नहीं ट्यूटर, हाँ वो उसको कहता भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया ट्यूशन के अंदर, और मुझे ना इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता। तो सोचो अगर बच्चा बोर्ड के एग्जाम में कह रहा है मुझे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता, और अगर 12th में मुझे लगा कि अगर ये स्टैंप लग गई इस बात की कि इसका सप्ली आ गई या फेल हो गया, तो आगे जॉब में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि भाई बच्चा पहली बार में क्लियर कर ले। तो पहले तो आप बिलीव करना संगत जी, सच में मैंने अपने बेटे को 2 दिन बहुत पिटाई की, मैंने अपने बेटे की, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। मतलब मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं सच में ऐसा किया मैंने। तो क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था कि वो मतलब तूने पहले क्यों नहीं बताया। मैं जब तेरे को बोलती थी तो तूने कहा हाँ मम्मी मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो कहते मम्मी मैंने आपसे डर गया था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसको वो डर ये लग गया कि अगर इकोनॉमिक्स वो पास नहीं हो पाया कुछ होगा, तो वो गुस्सा मम्मी मेरे को मतलब ज्यादा करेंगी, तो इससे बेटर है मैं बता देता हूँ मम्मी को। अब संगत जी यकीन मानिए, मैंने जितनी इकोनॉमिक्स की बुक्स थी मैंने गुरु जी के आगे रखी, अपने बहुत सारे पेशेंट से डिस्कस किया मैंने, और मेरे पेशेंट ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया। गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि मैंने गुरुजी के आगे क्या किया, मैंने गुरुजी के आगे सारी बुक्स रखी और गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपसे बड़ा कोई टीचर नहीं है, आपसे बड़ा कोई भी किसी को नहीं पढ़ा सकता। तो ये रही इकोनॉमिक्स की बुक, पढ़ाऊंगी मैं अपने बेटे को, क्योंकि मुझे भी इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता, बीइंग मतलब साइंस स्टूडेंट, मुझे कुछ भी नहीं पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। और आपसे बड़ा कोई टीचर नहीं है, आप मुझे गाइड करो कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, गाइडेंस आपकी चलती रहेगी। फिर मैंने अपने किसी पेशेंट से बात की, उसने मुझे एक बड़ी सिंपल वे में कोई चीज बताई, वो भी गुरुजी करवाने वाले हैं। और अब फिर इसका जो ट्यूशन वाला घर आता था, उसको मैथ पढ़ाता था, उसको मैंने कहा कि न्यूमेरिकल पार्ट है ना, तो वैसे करो मेरे बेटे का वो ले लो। आंटी सोच सकते हो 2 दिन तो वो उसी में लग गए गुस्सा करने में, इसमें सिर्फ 7 दिन बचे थे हमारे पास। और 7 डेज में सोचिए मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई इसको, और वो मैं कैसे पढ़ाती चली गई मुझे खुद नहीं पता। और उसके बाद जब एग्जाम देकर आया तो बड़ा खुश रहता है, मम्मी आज पहली बार ना मैंने एक्स्ट्रा शीट ली है। और जो से क्वेश्चन आए हुए थे, तो क्योंकि इसमें ट्विस्ट होता है ना हर क्वेश्चन में थोड़ा सा, मैं कहा बेटा तू ये समझ गया था ना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। तो समझाने वाले गुरुजी थे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता इकोनॉमिक्स का, और जस्ट इमेजिन कि वो इकोनॉमिक्स में भूल भी गई।
जबकि इतना पढ़ने के बाद बेसिक चीज मैंने पढ़ी थी, मेरे को कुछ सब कुछ याद था इकोनॉमिक्स का, कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ, लेकिन आज मुझे इकोनॉमिक्स से कुछ भी नहीं आता। तो वो सब गुरुजी ने ही करवाया। सो जी इसका जब ये एग्जाम देकर आया, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे तो ना आज एक्स्ट्रा शीट वो हो गई। तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैं कहा चलो जो हो गया सो हो गया, कुछ अंडू तो कर नहीं सकते, सो लेट इट बी, ठीक है। और बाकी चीजों की मेहनत कर ही रहा था वो। और देखिए जब इसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो डेफिनेटली अपना कंप्यूटर खोल के बैठे हुए थे सारे के सारे, और कंप्यूटर में रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बड़ा परेशान हो गए, और सबने हमें फोन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको पता था मेरे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कि भाई हम नीलम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है अपने बेटे को लेकर, और ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं। तो अगर बाई चांस कुछ बेटे के साथ तो मतलब कुछ बात हो गई होगी, तो पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो मेरे को सब फोन पे फोन कर रहे थे, और वो मतलब मैसेज भी आ रहे कि रिजल्ट तो निकल चुका है। हस्बैंड कहने लगे नीलम रिजल्ट सबका आ चुका है, हमारे कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रहा, हम तो मतलब मैं तो रात से लगा के बैठी हूँ, मतलब हर पल में थोड़ी देर बाद मैं देख रही थी। और आंटी देखो, मतलब कहते हैं ना कि मतलब गुरुजी कैसे चीजें करते हैं। खैर एनीवे, उसके बाद ना मैं अपना नहाने चली गई, मैंने कहा अच्छा मैं नहाकर आती हूँ। और तो मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं नीलम मैं एक काम करूँ, अपने किसी डॉक्टर को बोल दूं कि उसकी बेटी का भी रिजल्ट आया तो रिजल्ट देख लेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अपने मतलब फ्रेंड को मत बोलो, डॉक्टर को। अगर भी हमारा बेटा सप्ली आ गई या फेल हो गया होगा या नंबर कम आएंगे, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में। क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ना कि मतलब हमारा स्टेटस एक डॉक्टर्स के बीच में, और उनके बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, और मेरा बेटा का ये हालत है। तो उसके बाद ना मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप ना प्लीज किसी को नंबर मत देना, ये तो कुछ नहीं होता, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं इसको मतलब दे देता हूँ, रिजल्ट देख लेगा वो। तो देखिए आंटी, की मतलब कहते हैं ना, जब आप गुरुजी से जब जुड़ते हो तो गुरुजी सब कुछ आपका करने वाले होते हैं। और मैं नहाने चली गई, तो इनका एकदम फोन आया कि उसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ। तो उन्हें बताना शुरू किया, इसमें 76% है, इसमें 92% है, इसमें इतने परसेंट है, तीन में डिस्टिंक्शन थी और इसमें करके। तो मैंने कहा वो अपने फ्रेंड को बोलो अपनी बेटी का ना बताएं रिजल्ट, हमारे बेटे का बताएं। तो कहते नहीं, भाई हमारी बेटी का रिजल्ट है। आंटी सोच सकते हो, तीन में डिस्टिंक्शन था ना उसकी। और मेरा हम्म, बेटा कह रहा है कि जो जो बच्चा मैथ में जिसके 1 मार्क्स आए थे, उसकी ये कंडीशन थी कि वो आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन होता है वो क्रैक कर सकता था। मतलब उसका इतना वो हो गया, मतलब कोई क्वेश्चन उसको आप दे दो वो क्रैक कर लेगा। और मेरे को कह रहा है कि मम्मी ये ना बोर्ड वालों की गलती है, मेरे नंबर तो फुल आने चाहिए थे, मैं तो कंप्लेंट करूंगा वहां पे। तो उसको मैंने कहा कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट गुरुजी का भेजा हुआ, तीन पे डिस्टिंक्शन आ गए, इट्स मोर देन जी एनफ, तू पास हो गया, तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। जस्ट इमेजिन आंटी, टीचर का फोन आया कि हमारी अच्छा नजर ये थी कि आपके बेटे का रिजल्ट क्या है। ये तो पूरे स्कूल की नजर ये थी कि हमें पता था आपने बहुत मेहनत की है। तो मैंने कहा बस भगवान का शुक्रिया, मैंने गुरु जी का तो नहीं लिया, क्योंकि गुरु जी को बहुत लोग मानते और जानते नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, जी बस उस भगवान का शुक्रिया। तो वही है, जैसे वो आंटी भी यहाँ बता रहे हैं कि कैसे देखो विदिना उनका वो चीज ठीक हो गई, बेटा ठीक हो गया। तो जब उनके पास आप पहुंचते हो ना, तो डेफिनेटली वो परेशानी तो मुझे बहुत आई लाइफ में, अपने बेटे को लेकर, अपनी सब चीजों को लेकर, किस तरह से पढ़ाई के पीछे और सब कुछ करके बहुत फेस किया। तो लेकिन कैसे गुरुजी ने धीरे धीरे, ये नहीं कि देखो वो चुटकियों में भी ठीक कर सकते थे इस चीज को, लेकिन उन्होंने जी धीरे धीरे ये सब चीजें आगे ठीक की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सच में गुरु जी का जितना शुक्राना करे ना उतना सच में ही कम। आंटी, सच में। हाँ जी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। He happily settled down in his hostel and did well in his studies. His depression seems like a bad dream. अब ये लगता ही नहीं था कि उसे कभी डिप्रेशन हुआ था। इट वॉज लाइक ए बैड ड्रीम कि कभी उसे डिप्रेशन हुआ भी था। और वो अपने हॉस्टल में बहुत ही खुशी खुशी सेटल हो गया। तो इसी तरह से सो पूरी सच बात में। करते हाँ जी हैं आंटी। और बस पता भी नहीं लगता और बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सच में आंटी, सच में मतलब ये पढ़ के तो मेरे को पूरा ना इसका बचपन का सब याद आ गया है। और देखो ना कैसे उनके लिए बैड ड्रीम था, तो मेरे को अपना भी याद आ रहा है कि मुझे सभी बताया कि मेरे लिए नाइट, उसको भी नाइटमेयर्स होते थे। उसको इतना ज्यादा वो सब चीजें होनी शुरू हो गई थी, इनफैक्ट उसके साथ मेरे को भी होनी शुरू हो गई थी कि जरा सा कुछ होता था, मतलब बहुत कंडीशन हमारी वो हो जाती थी। और जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि गुरुजी ने उस दिन मेरे को बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। और तब मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैंने ए दस मैं तेनू ब्लेस कर दिता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुस्कुराए, उस मुस्कुराहट में हालांकि मैं समझ गई थी, बस कितनी बड़ी बात है, गुरुजी ने मुझे खुद बोला मैं तेनू ब्लेस कर दिता, यानी कि
गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोल रहे हो कि मतलब ये बोल क्या रही है, मैं इसको ब्लेस कर दिया है, तो ठीक है, मतलब चीजें टाइम लगता है, ठीक हो जाती हैं। और एक चीज मुझे और भी याद आ रही है, जैसे उन्होंने कहा कि नंबर अच्छे आए, वो सब कुछ करके देखो गुरुजी कैसे ठीक करते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं। जैसे वो बच्चा ठीक हो गया, मुझे याद है कि जब फिफ्थ के अंदर जैसे इसका आफ्टरनून शिफ्ट था, तो बच्चे बहुत बुली करते थे कि स्कूल, ये कहता था मम्मी स्कूल चेंज कर दो, मैं आफ्टरनून शिफ्ट में नहीं जाऊंगा। तो ये ना इसका बहुत डिप्रेशन में जा रहा था कि मम्मी मेरे से ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा ये है, मुझे वो है। तो उसके ना एग्जाम्स थे, मुझे याद है शायद हाफ ईयरली था या क्या था, मुझे ठीक से याद नहीं, हाफ ईयरली थे या फुल टर्म्स थे। तो ये कहता है कि मम्मी मेरा ना बहुत मन कर रहा है, मैं गुरुजी के पास ना चलें क्या। तो उस दिन संडे था, तो अगले दिन मंडे का एग्जाम था। तो मैंने कहा कल तेरा एग्जाम है, ठीक है, और तू जो है कह रहा है कि मैं मतलब गुरुजी के पास चलना है आज। तो कहता है कि मम्मी नहीं, आज गुरुजी के पास चलो, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बच्चे का इतना मन कर रहा है। उस दिन हम गुरुजी के पास गए, तो मुझे बस ये था कि इसका एसएसटी का एग्जाम था। और मैंने कहा पता नहीं कैसे करेगा इसको, तो मतलब बिल्कुल मैं मतलब ठीक से कोई कुछ याद भी नहीं हो रहा है, कैसे चीजें होंगी। और अगर मैं वहां चली जाऊंगी, सॉरी गुरुजी, लेकिन देखो एज अ मदर मैंने ये सोचा कि देखो 5-6 घंटे तो लगते ही थे ना, आप वहाँ पे जाओगे बैठोगे, अगर गुरुजी ने वहां बिठा के रख लिया तो नहीं आज्ञा दी, हम बैठे रहे, कल स्कूल भी है, कैसे करें, वो भी एग्जाम है फिर, तो कैसे करेंगे। लेकिन इसका बहुत मन था। तो मुझे कहता है मम्मी आपको गुरुजी पे विश्वास नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी पे विश्वास है, सोचिए बच्चे कैसे कई बार वो कर देते हैं ना। और इसने जर्मन ली थी एक्चुअली, तो वो भी इसका बहुत था, सिक्स में था ये। तो कहता है कि मम्मी मतलब मुझे नहीं पता, मेरे गुरुजी से बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा तेरा एसएसटी का एग्जाम है, फिर इंग्लिश का है, फिर तेरा जर्मन का है, और ये ना संडे का दिन ही मिला है कि जहाँ पे तेरे को मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज की तैयारी करवा दूं। और लेकिन शाम को हम जब एम्पायर स्टेट गए, तो ये बेसिकली अपने पेन ब्लेस कराने ले गया था कि मुझे ना तो किसके मन में था, रास्ते में कहता मैं पेन खरीद लो, गुरुजी से ब्लेस करवा लेंगे। तो उसके दिमाग में था ऑब्वियसली गुरुजी, क्योंकि इसने किसी बच्चे को देखा था, मैं कहा पेन प्लस करवा लेंगे, मतलब गुरुजी करेंगे, मतलब मुझे एकदम से हैरानी हो रही थी। कहते मम्मी मैंने किसी को देखा था, वो पेन प्लस करवा रहे थे। तो उसके दिमाग में वही था कि गुरुजी ने अगर पेन प्लस कर दिया तो डेफिनेटली वो तो फिर ठीक ही लिखेगा, फिर तो नंबर आएंगे ही आएंगे। तो वही हुआ, फिर हम गुरुजी के पास गए, बेटे के लिए पेंसिल ब्लेस करवाई, और मेरे बेटे के लिए पेन ब्लेस करवाए। और उसके बाद फिर डेफिनेटली गुरुजी मुस्कुराए। और गुरुजी मुझे आज भी याद है गुरुजी की मुस्कुराहट, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, और कैसे वो पेन और पेंसिल पकड़ा, और गुरुजी ने शायद कुछ उनको देखा, कुछ बोला, मतलब मुझे लगता है शायद कुछ कुछ कहा मन मन में, और हमें वो पकड़ा दिए। और बेटा तो बड़ा खुश। और देखो जो जर्मन सब्जेक्ट वो तो बिल्कुल दूर की बात है हमारे लिए। सो जो एसएसटी में उसकी तभी भी 80% मार्क्स आए, जर्मन में उसने क्लास में टॉप किया, जस्ट इमेजिन। सो मतलब ये हमारे गुरुजी कैसे वो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी जो बिल्डअप करते हैं, करने वाले तो मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, ही इज अ हाँ डूअर, जी। मतलब वो सब कुछ करते हैं। और ऐसे मुझे एक बार याद आ रहा है कि बेटे को ना एक बार बड़ी टेंशन हो गई कि उसका एग्जाम था, और उस दिन बड़े मंदिर में फंक्शन था। तो मुझे कहते हैं मम्मी आज ना पेन प्लस करवा लेना। मैंने कहा बड़े मंदिर में पेन प्लस करने का तो मतलब ही नहीं है कि हम गुरुजी से मतलब आप बात भी नहीं कर सकते। और जो बात करनी होती थी, क्योंकि हम अंपायर स्टेट में किया करते थे, आपको पता ही है, बड़े मंदिर में कहाँ बात करते थे, वहां तो फंक्शन सेलिब्रेशन होता था। तो हम जो है मतलब पेन लेके मैं गई, तो कहते हैं मम्मी प्लीज आप बोल देना। मैं कहा, ठीक है मौका मिलेगा मैं जरूर गुरुजी को मैं बोल दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा, एम्पायर स्टेट में जाके हम ब्लेस करवा लेंगे। तो कहते हैं मम्मी मतलब मेरा एग्जाम बीच में ही है, अंपायर स्टेट जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्सडे शुरू होता था, तो शायद वो मंडे ट्यूसडे बैठने से शायद उसका कोई एग्जाम था। और कहते हैं नहीं उस दिन टाइम नहीं मिलेगा, मतलब बीच में टाइम वो एम्पायर स्टेट जाने का मतलब डे ही नहीं है। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। और उसके मन में था मम्मी प्लीज पेन प्लस करवा लेना, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा पास नहीं होगा नहीं तो मैं उसको लगता था जब तक गुरुजी पेन प्लस नहीं करेंगे वो पास नहीं हो सकता। तो खैर एनीवे मैंने फिर सेवादार अंकल खड़े थे, और मैंने उनसे बोला अंकल प्लीज बेटे के ना पेन प्लस करवाने हैं। तो कहते हैं आंटी आप कैसी बातें करते हो, प्लीज आगे चलो, है ना, जहाँ म्यूजिक रूम के बाहर जाते हैं, गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, और ऐसे करके सेवादार जैसे हम हाथ जोड़ के सब निकलते थे, और कह रहे आंटी प्लीज आगे चलो, आगे चलो। मैंने कहा अंकल प्लीज बेटे का बहुत मना, उसका एग्जाम है, गुरु जी प्लीज पेन प्लस करवाने हैं। तो एकदम से उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ दिए कि आंटी प्लीज, मतलब कैसी बातें करते हो ना बड़े फंक्शन में भी, आप प्लीज चलो। तो मैंने वो दरवाजा क्रॉस किया, जब म्यूजिक वाला रूम था, वही सेवादार अंकल मेरे पास आए, कहते आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन आंटी, मैंने तो गुरुजी से कुछ कहा भी नहीं, है ना, और बिन बोले सब कुछ जानता, उन्होंने हमें वापस बुलाया, गुरुजी ने बुलाया और ऐसे इशारा बिल्कुल, किया, और पेन मांगे, और उन्होंने ब्लेस करके दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सब जानते हैं, हाँ जी। हमारे प्रति हर बात जानते हैं।
बिना यस बताए कोई आंटी, भी बोले सब कुछ जानना आप सब कुछ पता है उनको आंटी। देखो ना कहाँ बुला के उन्हीं सेवादार को भेजा। जी। तो आप सोच सकते हो कि हम तो निकल चुके थे, गुरुजी ने भेजा कि आंटी वही आए कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो गए और देखो कैसे गुरुजी ने इशारा किया कि लो पेन लेकर आओ, फिर पेन गुरुजी ने पेन ब्लेस किए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी गुरुजी। का। आगे बढ़ते हैं। After meeting Guruji, I feel our family has been blessed and we are secure under his protection. I shall always feel grateful to Guruji for his kind blessings. He is truly a messenger of God. तो गुरुजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है और हम सब गुरुजी की प्रोटेक्शन में हैं और हम सब सुरक्षित हैं। I shall always feel grateful to Guruji for his kind blessings. वही जितना हम शुक्राना करें कम है। हम गुरुजी का शुक्राना कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना इतना वेरी ट्रू आंटी, इतना नहीं कर हमारे सकते। ऊपर कृपालु और दयालु है वो गुरुजी कि हर समय उनकी कृपा बरसती रहती है। हम हर समय भी शुक्राना करें, हर पल भी शुक्राना करें तो वो कम है। He is truly a messenger of God. In fact, he is God. यस। वो स्वयं भगवान है और बस वही एक ओंकार है, वही शिव जी है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। कहा भी गया है गुरुर हाँ ब्रह्मा जी। गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के विषय में ये बात कही भी गई है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही पारब्रह्म है। उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो हमारे जो गुरु जी हैं वो तो महाशिव है, पूर्ण ब्रह्म है। तो उनका तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सच में आंटी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और देखिए जैसे उन्होंने बोला कि वो इसको इतनी प्रोटेक्शन दी, आंटी को प्रोटेक्शन दी और सब कुछ दिया, क्योंकि जब गुरुजी के आप शरण में आ जाते हो ना तो डेफिनेटली उनकी प्रोटेक्शन तो तभी स्टार्ट हो जाती है। और गुरुजी ना जब भी देखो कोई काम करते हैं ना, गुरुजी का काम ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे ही कर दिया कि चलता फिरता काम है। गुरुजी का पक्के वाला काम होते हैं। और मुझे ये भी याद आ रहा था जैसे उन्होंने बताते हैं कि वो बच्चे के अच्छे मार्क्स आए बाद में और सब कुछ सेटल डाउन हो गया। जब उन्होंने कहा कि नहीं हमें एग्जाम दिलवाना ही है इसको, तो जब ये 12th इसका हो गया था तो ये भी मुझे बहुत ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब इसका स्कूल कॉलेज में हम एडमिशन करवा रहे थे तो इसका जो था ना, हमें कोई रामजस कॉलेज से मेरे बेटे ने कहा कि डैडी आपकी तो इतनी जान पहचान है तो आप जो है किसी से बोल के वीसी वगैरह से बोल के मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दो। तो अब उन्होंने कहा कि बेटा देखो नंबर लेकर आना चाहिए था उतने, नंबर तो बहुत अच्छे आए थे लेकिन आपको पता है वहां तो पूरा 100% आती है बच्चों की डीयू में। तो अब हमें कोई मिले तो उन्होंने हमसे काफी अच्छा अमाउंट मांग लिया कि अगर आपको रामजस कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है तो आप वो कर सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे दिया नहीं है, बिकॉज इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और ना ही मैं कभी ऐसे पैसे दे के तरह वहां पे करवाऊंगा। मेहनत करनी चाहिए थी और जो मिल जाएगा उसी पे खुश रहो। तो उसके बाद ना फिर हमने कि देखो हमें नहीं पता था, किसी ने हमें ये कहा कि जो लास्ट, क्योंकि कट ऑफ तो डेफिनेटली बहुत हाई जा रही थी, तो अभी कट ऑफ में इसके मार्क्स उस हिसाब से नीचे थे अभी। तो उसके बाद किसी ने हमें कहा कि आप ना जो लास्ट में कट ऑफ आती है ना, तो कई बार बच्चे चेंज करते हैं, हर जगह भर तो देते हैं वो फॉर्म, लेकिन एक कॉलेज छोड़ते हैं दूसरे में चले जाते हैं जैसे जिसको बेटर मिलता है। तो आप एक बार हर कॉलेज में जाके पता करना। तो हमने हर कॉलेज में आंटी हम लोग जाते थे और मैं पता करती थी और वो कुछ शॉर्ट फॉर्म होता था वो हम लोग भरते थे। तो इसका ना समा हमें रामजस कॉलेज से और 2-3 कॉलेज से कॉल आ गई। तो इसका बहुत मन कि मम्मी मेरा बहुत मन है रामजस कॉलेज में करने का। मैंने कहा बेटा तेरा वो जो टीचर है जिससे पैसे मांगे थे ना, अगर मैंने तेरे को वहां करा दिया ना तो वो तेरे को बहुत तंग करेगा उसको, अगर तू वहां तेरा एडमिशन हो जाता है तो कहते हैं मम्मी आपको गुरुजी पे विश्वास नहीं है। तो ये अगर गुरुजी करवाने वाले हैं ना, अगर मेरा मतलब गुरुजी चाहेंगे तो मेरा हो जाएगा। मेरे किसी अच्छे कॉलेज में ना बहुत मन है डीओ में होने का। तो मैं कहा ठीक है चलो अब देखो गुरुजी क्या करते हैं। तो इसका हमने रामजस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मतलब अभी एडमिशन प्रोसेस, तो फॉर्म भरना था, एडमिशन नहीं फॉर्म भरना था। तो सोचिए वहां पर जब हम लोग फाइल लेके गए वहां पर,
और वहां पे 15-20 लोग बैठे थे एक रूम के अंदर, और वो फाइल जो थी ना हर किसी से गुजर रही थी। और वहां पे बच्चे आए हुए थे जिनकी, और कट ऑफ लिस्ट का वो था कि इतने कट ऑफ लिस्ट आएगी, जिसमें मेरा बेटा अभी उस कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ रहा था। ठीक है। तो उसके बाद वो फाइल वहां पे घूमती है, और घूम कर वो फाइल वहां से निकलती है। निकल कर फिर मेरे को कहते हैं कि अच्छा वहां पे चले जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई फाइल में ऐसा क्या लिखा है, मतलब आगे बहुत नेक्स्ट इसका एडमिशन होना है नहीं होना है। फिर वो फाइल कहीं और निकलती है, फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि अरे आप यहाँ पे कैसे खड़े हो, तो किसी ने देखा। तो हमने बताया। तो फिर किसी टीचर ने, वो मेरे को नहीं जानते, कोई लेना देना नहीं मेरा, कुछ नहीं। तो वो टीचर कहते हैं कि मैडम आपका काम नहीं हुआ अभी। तो मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं अपनी फाइल लेकर आओ। सोचो, मतलब मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, कैसे वो अंकल ने, वो जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारी फाइल ली, सारा काम करवाया। कहते ये फॉर्म भर कर आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आंटी कि हो क्या रहा है, और कहते हैं नीचे जाके फॉर्म भरा। तो उन्होंने वहां पे गए तो वो कहने लगे कि जो ये एंटी रैगिंग का होता है ना, तो ये उसका फॉर्म है। मैंने कहा ओहो, इतना सारा उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बेटे का एडमिशन का किया मतलब एंटी रैगिंग का फॉर्म, क्योंकि दो जगह ही होता था, एक रामजस में और एक शायद और कोई कॉलेज में। तो उन्होंने ना मेरे बेटे का नाम लिखा उस पे कि भाई ये चीज है। तो वो पर्ची मैंने पकड़ा दी भाई, हम आप तो उन्हें लाइन लगवा दी कि हम जब भी जिसका नाम बोलेंगे वो अपना ये ले जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट से। और उधर हस्बैंड वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने किसी और कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था उसका। तो ये था कि अगर रामजस में होता है इसका, तो वो डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे हस्बैंड, नहीं तो नहीं लेकर आएंगे। तो अब वो कहने लगे कि अच्छा, जब वो मेरी फाइल देख रहे थे कि इसमें ओरिजिनल्स कहाँ पर है। मैंने कहा सर वो तो किसी अभी हस्बैंड लेकर आ रहे हैं, एक्चुअली मैंने ये नहीं बताया कि कहीं पर हमने जमा करा दिए। मैंने कहा सर वो हस्बैंड लेकर आ रहे हैं। कहते कमाल करते हो आप भी, मैंने एडमिशन के लिए, मतलब आप कॉलेज में आ रहे हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास आंटी कोई एक बाई चांस एक फोटो कॉपी पड़ी थी उसकी 12th पास की। मैं कहा सर फिलहाल मेरे पास यही है। ये तो चलो अच्छा ठीक है, आप यही दे दो। तो आप सोच सकते हो कॉलेज के अंदर कोई ऐसे बात करेगा, कोई बिना ओरिजिनल की तो बात नहीं करता, फोटो कॉपी वो भी खाली 12th पास की थी। तो उसके बाद ना हम लाइन में लगे हुए थे, तो एकदम से उन्होंने पर्ची अनाउंस की ना, तो संगत जी बिलीव मी, जब वो उन्हें पर्ची उठाई और जब वो नाम पढ़ा, तो नाम उन्हें वो पढ़ा जो गुरुजी का, हमारा, मैं गुरुजी का नाम नहीं लेती हूँ उसे नहीं बोलूंगी, जो गुरुजी का असली नाम है, कि यहाँ पर ये कौन है। तो मैंने कहा आप ना नाम ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, ये नाम मृणाल है। तो मृणाल में ही गुरुजी का नाम, मतलब गुरुजी के नाम में मेरे बेटे का नाम छुपा हुआ है। तो सोचिए कि ना, कहते ओहो अच्छा हाँ ये तो मृणाल लिखा हुआ है। तो वो जो गुरुजी का, सब आप नाम जानते ही हैं, तो उसने कैसे वो गुरुजी का नाम बोला। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाई, सर्टिफिकेट्स यहाँ ले आओ, एडमिशन यहीं होके रहेगा। और मुझे कुछ भी नहीं पता था उस वक्त तक, मैं बस सिर्फ ये कि गुरुजी का नाम आ गया, उस कैसे बोला कि ये यहाँ पर कौन है। और उसने फिर हमें पर्ची दी, और उसके बाद वहां पर हम गए, और कहते जी हाँ आपके बेटे का एडमिशन यहाँ पर हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को आंटी अब ये कि भाई जब बच्चे इतनी इतनी उस पे खड़े हुए हैं, मतलब यानी कि वो थे कट ऑफ जा रही थी, मेरे बेटे का कैसे हुआ। अब मैं बहुत क्यूरियस थी इसे जाने में, क्योंकि देखिए गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं ना कि कोई आप पे उंगली ना उठा पाए आपके काम पर, तो वो गुरुजी महाराज काम करते हैं। और देखो उस टाइम क्या हुआ, तो मुझे वहां पता चला कि जिस वक्त वो फाइल मेरे बेटे की घूम रही थी, जो जितनी परसेंटेज मेरे बेटे की, तो उस टाइम उसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उसी की थी। तो कट ऑफ जो थी मेरे बेटे के हिसाब से आ गई, और उस कट ऑफ लिस्ट में उसका नंबर आ गया। और जैसे मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, कट ऑफ लिस्ट जो है फिर हाई हो जाती है। सो कितना शुक्राना है गुरु जी का। सो मतलब वही आंटी, वही कि शुक्राना जितना हम करें उतना कम है। और जैसे देखो लास्ट में से लिखा है, और ये चैप्टर का नाम लिखे मैसेंजर ऑफ गॉड, तो कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो हमारे गुरु जी मिले हमें गुरु के रूप में, लेकिन उनको उन्होंने अपना बता दिया कि वो गोविंद के रूप में ही हमारे सामने है। और इसका बहुत ही प्यारा एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं, कि मेरे एक पेशेंट, और जब वो मेरे क्लिनिक पर आए, तो बहुत ही एटीट्यूड उनमें, और मेरे को आगे कहते हैं जय गुरु जी, डॉक्टर साहब गुरु जी के पास जाते हो। तो मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप भी। कहते हैं मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। अब मेरे सामने सोची इतनी पुरानी संगत, और मुझे लगा कि मतलब अच्छा तो गुरु जी के बारे में कुछ बताओ। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये बताओ गुरु जी के समझते क्या हो। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी हैं, गुरु जी महापुरुष हैं। मैंने भगवान नहीं बोला। कहते हैं डॉक्टर साहब आप जानते हो गुरु जी भगवान है। सो मुझे लगा कि ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा आप बोल रहे हो, मतलब शक्ल से लग रहा है कि वो किसी को नहीं मानते होंगे। कहते डॉक्टर साहब मेरे बारे में बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तो उनमें से हूँ, किसी भगवान को ना मानूं। तो गुरु जी की तरफ इशारा करके कहते किसी इंसान को मैं क्या मानूंगा, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो इतना नास्तिक हूँ। कहते लेकिन मैं जब गुरु जी के पास पहुंचा, क्योंकि मेरे बॉस मुझे कहते थे कि तू, हमारे गुरु जी हैं, वो रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर है। तो कहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे कहा मेरे गुरु जी हैं, तो तू वहां पे दर्शन कर कर आ।
तो मैं सिर्फ इसलिए गुरुजी के पास गया था कि ताकि बॉस ने बोला है मुझे, गुरुजी से कहते कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, मेरे बॉस मुझसे नाराज ना हो जाए, गवर्नमेंट मतलब ड्यूटी वैसे ही इतनी हाई पोस्ट पे हूं मैं, तो बेटर है कि इनकी बात मान लो, सिर्फ मैं एक बार जाऊंगा और दोबारा फिर कभी नहीं जाऊंगा। तो ये सोच के वहां पर गए। और कहते हैं फिर वो, इनको ना मैं बता रही थी कि गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे, तो मेरे को कहने लगे डॉक्टर साहब आप तो, आपका तो गुरुजी ने नाम भी पूछ लिया, मेरे को नाम भी नहीं पूछा था। और कहते हैं वहां शबद बाणी चल रही है, सब कुछ आपको पता है, कैसे संगत बैठती थी, सब कुछ था। तो शायद कुछ कार्ड्स गुरुजी के पास आए थे, कुछ था, तो गुरुजी कुछ था, तो एकदम से गुरुजी ने उनको ऐसे इशारा करके बुलाया उनके नाम से। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया कि मेरा नाम उन्होंने कैसे ले दिया, मैंने तो बताया भी नहीं। और फिर जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने वो नाम उनका लिख के दिया। और फिर कहते हैं कि तू कनॉट प्लेस ਵਿੱਚ रहता है। तो वो बड़े हैरान हुए, मन में सोच रहे कि इनको कैसे पता, कहते अच्छा मेरे बॉस ने बता दिया होगा। तो फिर वो कहते हैं मतलब कि भाई पहले नाम बता दिया, फिर जहाँ रहते हैं कनॉट प्लेस में वो बता दिया। फिर कहते हैं कि एकदम गुरुजी बोले तू सेकंड फ्लोर पे रहता है, कहते ये तो वो मेरे बॉस नहीं बताएगा। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं वो तेरा बॉस है ना, वो मेरे कॉल आंदा है। तो सोचिए कि गुरुजी को सब कुछ पता था। कहते हैं उसके बाद ना मेरे को बहुत मतलब गुरुजी से एकदम खिंच लगने लगी। मैं सोची, जो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, कहते मैं वहां जाने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो कहते हैं मेरे एक फ्रेंड वहां पर आया करते थे। और कहते हैं कि एक दिन कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो मेरे अपने फ्रेंड की बात है। तो कहते हैं एक दिन रात को 12 बजे गुरुजी ने उनको बोला कि चल तू मेरे को ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेके चल, प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेके चल। अब देखिए गुरुजी का हुक्म है, वो बोलता तो था नहीं, आपको पता ही है आंटी कि गुरुजी ने बोल दिया जैसे कहा है, तो गुरुजी की बात तो माननी है। वो जो अंकल थे गुरुजी को प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेकर आए, और गुरुजी वहां जो बेंच लगे तो वहां बैठ गए। जब गुरुजी वहां बैठे तो गुरुजी ने उसको कहा कि चल तू मेरे ना अब सॉक्स उतार। और जब उन्होंने सॉक्स उतारे तो देखिए उन्होंने वो दिखाया, वो मेरे को मेरे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब उनको वो दिखाया जो माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी ने दिखाया था अपने मुख में, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो सोचिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड दोनों चरणों में गुरु जी के नीचे, और पूरा ब्रह्मांड चरणों में दिखा दिया उनको। तो सोचिए साक्षात भगवान आधी रात को उनको वो दिखा रहे हैं ब्रह्मांड अपने पैरों के नीचे। कहते हैं मेरे मतलब फ्रेंड की तो रूह ही कांप गई कि मतलब ये आप समझ सकते हो कि गुरु जी एक सॉक्स उतार के अगर ये सब चीजें दिखा रहे हैं तो। और वो जी जी ब्रह्मा मतलब ऑब्वियसली ये सब देख कर वो तो एकदम अचंभित रह गए। और उसके बाद जब वो उठे और तो गुरुजी एकदम से कहने लगे अब तू इत्थों जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब वो एकदम से गुरुजी की तरफ देखने लगे कि गुरुजी बोल क्या रहे हैं, कि मतलब पीछे मुड़ के ना देखो, मतलब गुरुजी को मैं लेकर आया हूँ अंपायर शेर से गाड़ी में बिठाकर, मुझे वापस गुरुजी को छोड़ना भी है। तो कहते हैं मैं तेन बोला ना पीछे मुड़ के ना देखी, इत्थों जा, पीछे मुड़ के ना देखी। और गुरुजी की आज्ञा थी, उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो वहीं से वहीं चले गए। और जब वो जा रहे थे घर वापस, तो उन्होंने यही उनके मन में यही विचार आया कि गुरुजी वापस कैसे गए होंगे, फिर लेकर आए हैं तो गुरुजी वापस कैसे गए, कि मन में क्यूरोसिटी तो थी ना उनके भाई कैसे गए होंगे। उन्होंने अंपायर स्टेट फोन लगाया कि अंकल गुरुजी आ गए क्या। तो कहते हैं अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं। तो सोचिए कि उस वक्त मतलब ये कौन, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरुजी जी आज भी सूक्ष्म रूप में है, तो सोचिए उस वक्त भी सूक्ष्म रूप में कैसे उनके साथ गए। और ऐसे ही मेरे एक और नेबर, जिनको मैंने मतलब वो भी बहुत एटीट्यूड वाले आईपीएस ऑफिसर, मेरे घर में सत्संग था उनको मैंने नहीं बुलाया। अगले दिन होली थी, वो हमारे घर रंग लगाने आए। और उनको मैंने सॉरी बोला कि कल हमारे घर सत्संग था, सॉरी आपको बुला नहीं पाए। क्योंकि पता चल जाएगा ना जब सामने वाले को अपने ही बुला रहे हो, उनको पता है कि घर में सामने कुछ फंक्शन चल रहा है। तो क्योंकि मुझे ये था कि बहुत मतलब अगर इन्होंने ये कह दिया कि ये कौन है, मतलब कोई ऐसे किसी इंसान की पूजा करता है क्या, तो मैंने कहा बिना वहां पे लड़ाई हो जाएगी और पड़ोसियों से क्या लड़ाई करना। तो उनको मैंने बुलाया ही नहीं, मैंने कहा इनको बुलाने नहीं है। और बाकी मैंने काफी लोगों को बुलाया, उनकी काफी नई संगत आई थी हमारे घर में। तो वो एकदम से कहते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप ना बहुत लकी हो। कहते क्यों। मैंने कहा जिस सिंहासन मतलब सोफे पे हमने गुरु जी का सिंहासन लगाया था, मैंने कहा पहले व्यक्ति हो जो आप यहाँ बैठ रहे हो। कहते कौन से गुरु जी। तो पीछे गुरु जी का स्वरूप लगा था, मैंने कहा ये वाले। कहते डॉक्टर साहब गुरु जी के पास जाते हो, जय गुरु जी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आप गुरु जी के पास जाते हो। कहते मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन आंटी के इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने। लेकिन वही है ना, जब गुरुजी ने नहीं मिलवाना था, जब क्योंकि चीजें वो बतानी थी, मतलब क्योंकि हमें बताना था कि अब गुरुजी की महिमा कैसे पता चलता, नहीं तो हमें। तो उनसे फिर मैंने उस टाइम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में मैंने उनसे पूछा भी आप गुरुजी के बारे में मुझे कुछ बताओ। उनको उनका आंटी सेम ऐसे क्वेश्चन था, आप गुरुजी को समझते क्या हो। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा गुरुजी हैं, गुरुजी महापुरुष हैं। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी भगवान है। और उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो ये होता था कि मैं तो जब भी कहीं जाया करता था ना, तो गुरुजी को बता के जाया करता था कि गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते थे तू इत्थे आ मेरे चरण दबा।
तो अब गुरुजी की आज्ञा है। तो मैंने कहा अच्छा आपने चरण भी दबा रखे हैं? तो कहते हैं हाँ, मैं क्योंकि मैं हमेशा हर जगह जाता था, गुरुजी की आज्ञा लेके जाया करता था। मैं कहीं नहीं जाता था, और गुरुजी हमेशा कह रहे थे कि अच्छा मेरे चरण दबा। तो मैं चरण दबाने चला जाता था। और ना फिर मैं कहता एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, क्योंकि कहीं ये उनको फील होने लगा था कि गुरुजी शायद भगवान है, या लोग कहते थे। कहते एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप सचमुच भगवान हो? तो जस्ट इमेजिन कि मैंने कहा आपने गुरुजी से ऐसे ही बोला? कहते मैंने गुरुजी से यही पूछा आप भगवान हो? तो गुरुजी कहते मैं तेन क्यों दसा? तो कहते दसोगे तो मुझे पता चलेगा ना। तो गुरुजी कहते तू तो विश्वास करता ही नहीं मेरे ऊपर, तेरे को क्यों बताऊं मैं? तो कहते बताओगे तो मुझे पता चलेगा। तो कहते हैं वो ऐसे ही, कहते हैं मैं गुरुजी से ऐसे ही बोलता था, तो हमेशा मेरा यही क्वेश्चन होता था आप भगवान हो? तो आ, संगत जी सच में वो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, वो इज हिमसेल्फ अ गॉड। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक दिन मैंने उनको बोला, नहीं गुरुजी ने उनसे पूछा तू क्या चाहता है मेरे से? भाई आप विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं तू चाहता क्या है मेरे से, कि तेरे को मैं क्या बताऊं तू विश्वास करे? तो कहते हैं अगर आप मुझे वो दर्शन दे सकते हो जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए थे, तो मैं आपको मान लूंगा कि आप भगवान हो। और संगत जी मैंने जब सुना तो मैंने कहा वाओ, मतलब आपने गुरु जी से ऐसे बोला, मतलब भगवान को साक्षात रूप में देखना चाहते हो उस रूम पे। तो मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर क्या होना था डॉक्टर साहब, फिर वो आसमान की तरफ देखने लगे, बहुत देर तक आसमान की तरफ देखते रहे। और कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इतना ही बोल सकता हूँ, गुरु जी भगवान है, और मैं उस रूप का वर्णन कर ही नहीं सकता। वो बता ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन वो मतलब जब उन्होंने ये कह दिया कि वो तो देखना चाहते थे ना वो रूप, इसका मतलब उन्होंने वो रूप देख लिया था। कहते बस इतना ही बोलूंगा कि गुरुजी भगवान है, मैं उस रूप का वर्णन कर ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं डॉक्टर साहब आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो। कहते हैं कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, जानी जान है गुरुजी, एक एक पल की खबर रखते हैं। कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी को हर वक्त बता के जाया करता था। कहते एक दिन क्या हुआ, मैं कहीं गया, होटल के कमरे में जैसे ही मैंने कदम रखा, कदम रखते के साथ ही फोन की घंटी बजती है होटल के अंदर। ठीक है, उन्हें फोन उठाया तो उधर से आवाज आती है, हाँ भी तू किथे? तो अब वो सोचने लगे कि अभी तो एकदम से गुरुजी कहते हैं अभी, वो जवाब नहीं दे पाए, तू जकार्ता विच? तो वो बड़े हैरान हुए कि कहते हैं तू इस होटल में इस रूम नंबर में, मैं गुरुजी बोल रहा तू दसिया, तू मैंने दसिया नहीं? और गुरुजी ने फोन रख दिया। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं जकार्ता में हूँ, इस होटल में हूँ, इस रूम नंबर में हूँ, तभी तो फोन मिलाया ना गुरुजी ने, और तू मैंने दसिया नहीं? क्योंकि वो हमेशा गुरुजी को बता के जाते थे। और उनका कहना ये था कि मैंने गुरुजी को इसलिए नहीं बताया तो गुरुजी कहेंगे तू एथिया चरण दबा, तो शायद हो सकता है कि मेरी फ्लाइट निकल जाती है, जो भी, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। तो सोचिए भगवान को सब कुछ पता है आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। और दोनों का मुझे यही कहना था कि आप गुरुजी को भगवान मानो। उसे मेरे हस्बैंड को भी मैंने कितनी बार बताया भी कि डे वन ही दिखा दिया था कि सब सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, उस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में है, जो वो सुप्रीम है, सब कुछ है। तो मतलब हम क्यों इतना इफ एंड बट करते हैं, कितना सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते उनके ऊपर? क्यों बार बार गुरुजी को इतना परेशानी में डालते हैं, या मतलब खैर, उनको हम क्या परेशानी में डालेंगे, परेशान तुम खुद ही होते हैं, वो तुम परेशानी में से निकालते हैं हमें। तो लेकिन आप ये सोचिए कि हम क्यों बहुत ज्यादा अपनी सोच विचार करते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो वही वाली बात है, अभी कुछ बात हो रही थी तो जोशी अंकल कह रहे थे कि मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब कोई बच्चा पास होता है तो कहता है मैं पास हुआ, है ना, जब फेल होता है तो मास्टर ने फेल कर दिया। ये बोला जाता है ना कि टीचर ने फेल कर दिया। अरे वो फेल पास जो है वो हमारे हाथ में है। अगर आपने पढ़ाई की है, आपने अच्छा सब कुछ किया है, तो वो फेल क्यों करेंगे? और हम क्यों हर बात के लिए अपनी जिंदगी की जितनी छोटी छोटी चीजें आती हैं, हम गुरुजी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। तो वही है ना कि भगवान हमें कहते हैं कि लाइफ हमें फ्री दे रखी है, वो कर्म तो हमें करने हैं ना। जैसे आपने शुरू में भी कहा कि वो कर्म काटने वाली बात, जब हम अपने कर्म जैसे बनाएंगे वैसे ही तो हम आगे काटेंगे ना, जैसा बीज बोएंगे वैसे तो होगा। और अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए हम ह्यूमन है, एक ह्यूमन एरर है हमारे अंदर, ये गलतियां होती कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन मेरा आंटी ये मानना है कि अगर हम गलतियां करते भी हैं, पहली बात तो कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उनकी मर्यादा का ध्यान रखें, उनकी महिमा का ध्यान रखें। फिर भी कहीं कुछ हो जाती तो डेफिनेटली हम उनसे उनकी अपनी कहते हैं ना, हमें भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हमें हमें आगे से चीज ना हो, क्योंकि कई बार हम जानबूझ के गलती नहीं करते, जाने अनजाने में हमारे से चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मे बी हमारा जो तरीका था बात करने का शायद दूसरे वालों को अच्छा ना लगा, लेकिन हमने तो अपना बेस्ट किया होता है। तो इसलिए हमें नहीं पता, आई थिंक मतलब गुरुजी तो हुई हिमसेल्फ अ गॉड। तो इस इसलिए तो इतने आंटी सत्संग है, इतना कुछ है। और मेरे अपने साथ भी ये सब चीजें हैं कि, और यही नहीं कि गुरुजी से मतलब जो हम संगत मिले,
जो ओल्ड संगत जिनको बोला जाता है कि हमें दर्शन कर लिए, खाली उन्हीं को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। वो तो आप देखो आंटी की आज नई संगत को तो है ही है, और उनको भी साक्षात दर्शन देते हैं। तो इसी से मुझे एक बार याद आ गया कि एक बार ऐसी हस्बैंड के हॉस्पिटल में ना कोई हस्बैंड से काम कराने के लिए आए, और जब वो काम कराने के लिए आए तो हस्बैंड की उस टाइम पोस्टिंग थी मॉर्चरी के अंदर, सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो मॉर्चरी नीचे थी और हस्बैंड का कमरा ऊपर था, दो तीन के ऊपर उनका कमरा था। तो ठीक है, उनका क्योंकि ऑफिस वर्क है, काम है, तो डेफिनेटली वो तो वहीं बैठेंगे। तो कोई जी शिवरात्रि का दिन था, और वो कोई हस्बैंड वाइफ हिसार से आए काम कराने के लिए। तो उन्होंने अपने सीधा कमरे में बुला लिया, लेकिन कमरे में जाके उनको रियलाइज हुआ कि जहाँ वो बैठे हैं नीचे डेड बॉडीज पड़ी है, और ऊपर कमरे में वो लोग बैठे हैं। तो जो आंटी जी थी वो तो बहुत डर गई। तो हस्बैंड को एकदम से कहती हैं कि भैया तो मेरे शिवरात्रि का व्रत है, मेरे को तूने कहाँ आपने बुला लिया है। और उनको ना थोड़ा थोड़ा रूड वे में बोली। हस्बैंड को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरे से ये काम कराने आया है और मुझे ही बोल रहा है, मैं जहां बैठूंगा वहीं तो बुलाऊंगा ना मैं। तो हस्बैंड गुस्से में ना कमरे से बाहर निकल के, ठीक है मैं 2 मिनट में आता हूँ मैं भी। तो वो चले गए। अब कहते हैं कि हस्बैंड को रियलाइज हुआ कि नहीं, कोई इतनी दूर से आया है मेरे से काम के लिए, तो कोई नहीं, चाय पानी तो पूछ लेता हूं उनसे मैं जाके। वो कमरे में गए, और जब कमरे में गए ना, तो वो आंटी जी बहुत जोर जोर की रो रही थी। तो हस्बैंड बहुत डर गए कि पता नहीं उन्होंने यहाँ कुछ देख लिया, क्या हो गया, क्योंकि मॉर्चरी डिपार्टमेंट है, और इतना जोर की रो रही है, क्या बात हो गई। तो एकदम रोते रोते वो कहती है, पहले तो आप ये बताओ ये फोटो किसकी लगी है। उन्होंने पूछा कि भाई आप चाय पानी कुछ पियोगी, तो क्या क्यों रो रही हो। कहते नहीं डॉक्टर साहब, पहले ये बताओ ये फोटो किसकी लगी है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना देना, किसी की भी फोटो हो। कहते नहीं आप प्लीज बताओ ये फोटो किसकी लगी है। तो हस्बैंड ने कहा कि आप बताओ क्या हुआ क्या आपके साथ। तो कहते हैं कि हम तो आप, क्योंकि जब आप चले गए थोड़ा गुस्से में, तो इस फोटो के अलावा तो कुछ था नहीं हमारे पास देखने के लिए, तो मैं फोटो देखने लगी कि फोटो किसकी हो सकती है। तो भाई कौन लगाएगा ना फोटो, मतलब इस, कमरे के अंदर ये फोटो किसकी हो सकती है, डॉक्टर साहब ने फोटो लगा रखी है। तो कहते हैं अचानक से ये जो फोटो है ये गायब हो जाती है, अंदर जो गुरुजी दिख रहे थे। कहते हैं वहां पर एकदम से त्रिशूल बन जाता है, फिर भगवान शिव बन जाते हैं, और उसमें हाँ जी से फोटो में से एक हाथ निकल कर आता है, और उनके सर पे हाथ, मतलब उनके सर पे हाथ रख देता है वो। और वो जब ऑब्वियसली ऐसा, आप सोच सकते हो कि मॉर्चरी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे कोई हाथ निकल कर आ रहा है, ये उनका कहना जी था, और वो इतना डर गई बहुत ज्यादा, और उनको ये लगा कि ये हुआ क्या। तो तब हस्बैंड ने कहा कि भाई जिस काम के लिए आप आए हो, क्योंकि आप करोड़ों रुपया भी दोगे ना, तो सफदरजंग में नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया है, तो आई थिंक आपका ये काम हो, आई थिंक क्या, मैं पूरा विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा। मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और जैसे मैंने बेटे का बताया कि वो कुछ हाँ ऐसा, जी मतलब कंडीशन लगी कि उसका एडमिशन हो गया, बस उसी वक्त के लिए कुछ ऐसा क्लॉज निकला हॉस्पिटल में, जी उनका बेटा ही वहां था उस एडमिशन के लिए, और बेटे का एडमिशन हो गया। जबकि आप करोड़ों रुपया दो तो भी वो चीज, उसका एडमिशन वहां पे नहीं हो सकता था जिस चीज के लिए वो आए थे। तो सोचिए कि वो भगवान, मतलब जो कि जो फॉलोअर नहीं है, जो गुरु जी के बारे में जानती तक नहीं है, तो कैसे, मतलब वो आज भी बात को कभी मिलती है तो सुनाती है कैसे वो हाथ निकला था, और कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया। तो सोचिए कितना शुक्राना है गुरु जी का। और आंटी इसमें एक चीज मेरे को और याद आ रही है, गुरु जी का जब हम करने बैठते हैं ना, तो लगता है बस ये भी बोल दो वो भी बोल दो। ये डिप्रेशन का मैं जरूर सबको बताना चाहूंगी कि मेरे को खुद को बड़ा डिप्रेशन हो गया था, जैसे वो आंटी कहती है वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। कहते हैं ना सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले दोनों का भला होता है, लेकिन सुनने से क्या फायदा होता है। ये चीज डेफिनेटली मेरी लाइफ में हुई, और मेरे गुरु जी का बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे ठीक किया, सत्संग में भेजा। कभी कहते हैं कि सत्संग गुरु जी सुनवाते थे तो हमें सुनना चाहिए, और उस टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो प्लीज संगत जी गुरबाणी से आप जरूर जुड़िए, सत्संग सुनिए संगत के। अब उस दिन भी यही हुआ कि पहले तो मैं गुरबाणी के अंदर बहुत खो गई थी, और उसके बाद उस टाइम पहले तो कोई कीर्तन नहीं होता था, अब तो बहुत कीर्तन लगने लगे हैं। तो प्लीज गुरबानी ही लगाइए। तो उसके बाद जब गुरबानी चल रही थी, तो उसके बाद जैसे गुरबानी खत्म हुई, तो मैं ना बहुत रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो बहुत मतलब मेरा क्या होगा, मेरी इतनी दवाइयां शुरू हो गई हैं और डिप्रेशन की, और मेरे को तो फोबिया बैठ गया था कहीं आने जाने के लिए भी। तो ये था कि 24 घंटे हस्बैंड साथ होते थे, या तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या मेरे को वो घर में रहेंगे, या मेरे क्लिनिक पर जाएंगे। तो ये सब हमारा मतलब चल रहा था हमारे साथ। और ये देख लो कि हस्बैंड ने कहा कि मैं थोड़ा सा ठीक होने लगी, जब मेरी दवाइयां शुरू हो गई थी, तो मेट्रो नई नई स्टार्ट हुई थी उस टाइम। तो मेट्रो में हस्बैंड ने कहा कि ना मेट्रो बहुत सेफ है, ऐसे करो मेट्रो चले जाया करो, क्लिनिक पर सीधा जाती है। तो ठीक है, मैंने मेट्रो पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेट्रो रुकती थी ना कहीं पर भी, तो मुझे ये डर लगता था, क्योंकि फोबिया मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब मैं प्लेन में बैठने लगी थी, डॉक्टर्स ने कहा था इनको आप कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। तो जैसे ही प्लेन में बैठी, तो मुझे सोची कितना अजीब फोबिया था कि प्लेन में बैठेंगे तो प्लेन अगर रास्ते में नहीं रुका तो मैं उतरूंगी कैसे। बहुत अजीब सी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को हो गया फोबिया इस बात का। और
बहुत मेरी तबीयत बिगड़ने लगी इस बात से कि वन वन चैम्बर में मैं रुक नहीं सकती थी। अब मेट्रो में जाने लगी तो एक दिन मेट्रो जो है मतलब आवाज आती है कि मेट्रो जो है थोड़ा खेद मतलब है हमें, और मेट्रो रुकेगी थोड़ी देर के लिए। और वो रुकी भी ऐसे स्टेशन पे नहीं थी, बीच में कहीं रुकी। और आंटी मैं बिल्कुल सफेद पड़ गई, मेरी हालत खराब हो गई, मैंने मंत्र जाप गुरु जी का शुरू किया। और बार बार जो आवाज आती है ना कानों में, अगला स्टेशन आपका ये है, अगला स्टेशन वो है, वो ना मुझे फोबिया बन गया था उस आवाज का, कि वो अंकल आप बोलेंगे, अब ऐसा होगा, अब अगला स्टेशन मेरा स्टेशन कब आएगा, गुरुजी मेरा स्टेशन कब आएगा। और मेरी लाइफ सोची ऐसी हो गई थी, बहुत डरने लगी थी मैं। और जब मैं वो सत्संग में गई तो सोची कि अचानक मैं बड़े ध्यान से आराम से बैठी हूँ, सब कुछ सुन रही हूँ, अचानक से आवाज आती है अगला स्टेशन गुरुजी का, मतलब ऐसे बोला अगला स्टेशन। जैसे उन्होंने बोला अगला स्टेशन, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। देखो अभी भी जब मेरे को वो दिन याद आते हैं ना, कि मैं बहुत मतलब अंदर से वो हो गई कि मेरे को हेलुसिनेशन होनी स्टार्ट हो गई। मैं मतलब सत्संग में बैठी हूँ और मेरे कानों में जी आवाज गुरुजी अगला स्टेशन अगला स्टेशन। तो मैंने कहा लेकिन ये बोल कौन रहा है। तो मैंने आगे जाके देखा तो वो डॉली नारंग आंटी और नारंग शम्मी नारंग अंकल, जो कि हमारी मेट्रो बॉयज है, वो वहां पर थे। और वो बोल रहे थे अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है, चारों तरफ से दरवाजे खोलेंगे और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। जी तो सोचिए कि जब मैं फिर नेक्स्ट जब मेट्रो में बैठती थी तो यही आवाज आती थी, तो मुझे बस लगता था अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है। और आंटी मेरी दवाइयां कब छूट गई मुझे खुद नहीं पता चला। तो संगत जी आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, वो कब कैसे आपको ठीक करते हैं, इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है। और बस गुरबाणी आप सुनिए, उसमें बहुत आपको आंसर्स मिलते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना, मैं तो इन पर बोलती चली जाऊंगी, टाइम की भी लिमिटेशन है आंटी। सो बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच वासन अंकल आपका। जी जो बहुत आपने तो हमें पूरा वो जो टाइम था ना एम्पायर स्टेट वाला, वो सब कुछ पूरा याद दिला दिया। वो कहते हैं उस बैक में टाइम मशीन जैसे होती है ना, उस टाइम ले जाती है हमें। जी तो आंटी। उस टाइम में मैं चली गई एकदम से। सो बहुत शुक्राना आपका और पूरी मल्टीलिंगुअल टीम का। थैंक यू शुक्राना। अंकल। शुक्राना आंटी हमेशा गुरुजी महाराज का ही है, जो कि अंकल हमको उनका तो है ही एक्चुअली। जो कि प्रेरणा देते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र भी नहीं है, मूर्खों के हम दास, है ना। अभी अच्छा अंकल सच कह अभी रहे हैं। जी, अभी किरण शर्मा आंटी आपने बहुत ही भाव से सुंदर तरीके से आपने रीडिंग की है। और मैं तो ये देख रहा था कि 18 लाइन का ये चैप्टर था किसी संगत का, 18 ओनली 18 लाइंस। और इसमें इतना भाव से नीलम आंटी आपने भी, किरण शर्मा आंटी ने भी इतने भाव से सत्संग, एक होता है ना एक ताने से ताना बनता चला गया, इतना हाँ जी अच्छा। अंकल। हाँ, इतना अच्छा आपने, आप दोनों ने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं, मेस्मराइजिंग, ब्लिसफुल। जय गुरु जी। थैंक शुक्राना गुरु जय जी। गुरु सिंह। अब हम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना आंटी, जय गुरु जय जी आंटी। अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे।